नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जो सी टेट है और जो यूपी टेट है और सुपर टेट है, इसके एग्ज़ाम जो है अब आने वाले हैं। और जल्द ही घोषणा हो जाएगी कि यूपी टेट किस तारीख से होगा। संभवतः दिसंबर के लास्ट तक विज्ञापन भी आ जाएगा और यूपी टेट आप समझ सकते हैं कि फरवरी मार्च तक हो जाएगा। और उसके बाद जो है सुपर टीटी होगा। तो उसकी तैयारी आपकी कितनी है, नई शिक्षक की भर्ती की जो तैयारी आप कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि आपकी तैयारी कितनी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का जवाब आप सही दे पाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आप लगातार मनोविज्ञान और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या 2 से 3 वर्ष तक। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग मत है, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर बताना है कि शैशव काल की जो है अवधि कब तक है, बताइए। तो दोस्तों, वास्तव में अगर शैशव काल की अवधि की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है वो माता पिता पर पूरी तरीके से आश्रित होता है। और इस समय जो जो बालक शैशव अवस्था का होता है उसमें संवेगात्मक विकास हो रहा होता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। वह कौन सी अवस्था? दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अगर पियाजे वाला आपने वीडियो मेरा देखा होगा, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत ही आसान भाषा में मैंने पढ़ाया हुआ है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या संवेदीगामक, बताइए। 2 से 7 वर्ष के बीच पियाजे वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, प्लेलिस्ट मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जा कर के। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो दोस्तों, जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है, बालक जो है अपने आसपास की वस्तुएं पहचानने लगता है और उसमें अंतर पता करने लगता है कि कौन सी वस्तु कौन सी है, उसमें विभेद जो है लग जाता है। और धीरे धीरे वो भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है। तो ये जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए, विकास किस तरफ से किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, बताइए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है तो निश्चित रूप से उसका विकास वहीं से शुरू हो जाता है। और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सरल से जटिल की ओर बढ़ता जाता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ईमानदारी से बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। आगे बढ़ते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम, बताइए। दोस्तों, सहयोग के माध्यम से बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरफ उनकी प्रगति के क्रम में सुगम बनाया जा सकता है। ठीक है। और ये होता है सहयोग देना, यानी कि कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ आप सामंजस्य बना लेते हैं और वो कोई कार्य करता है, उसकी कोई समस्या आती है, उसका आप निदान कर देते हैं। तब क्या होता है, वो कार्य बच्चा आसानी से कर ले जाता है। तो होता है सहयोग देना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, जीन पियाजे का वीडियो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि स्कीमा क्या है। उसमें मैंने बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में समझाया हुआ है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या अकेंद्रित। दोस्तों, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसके अनुसार वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन। और पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसाताकरण, आत्मसातकरण। तथा जब बालक अपने वर्तमान स्कीमा या वर्तमान अवधारणा को परिवर्तन कर नवीन जानकारियों को ग्रहण करता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, बताइए इन दोनों जो रिक्त स्थान है इनमें क्या जो है भरा जाएगा? अकेंद्रित समाजीकृत, समाजीकृत अकेंद्रित, या जीववादी समाजीकृत, या परिपक्व अपरिपक्व, बताइए। दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में बालक का जो भाषा का स्तर होता है वो समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है, अधिक होता है, वो अपनी बात मनवाता है। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी। मध्य अवस्था में बालक में भाषा सामाजिकृत के बजाय अकेंद्रित अधिक होती है, स्वयं की बात वो को ज़्यादा महत्व देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं? दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की क्षमताओं, रुचियों, रुझानों को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि जो बालक जिस तरफ जा रहा होता है उसको उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार, उनकी रुझानों के अनुसार उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चाहे वो पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, पाठ्यक्रम भी जो होता है वो बाल केंद्रित होता है। ठीक है। हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से बालक को जो है सिखाया जाता है, उसको अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प ए सही हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि है? स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीत में, या भाषाई? तो निश्चित रूप से अगर संगीत बजा रहा है बच्चा बजा रहा है तो निश्चित रूप से विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, एक हवार्ड गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत, और उन्होंने बुद्धि के 6 प्रकार बताए थे। उन्हीं 6 प्रकारों में से जो संगीत मय बुद्धि थी वो एक थी। उन्होंने जो 6 प्रकार बताए उसमें भाषीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और संगीतक बुद्धि और व्यक्तिगत बुद्धि, ये 6 प्रकार हवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में बताए हैं। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह क्या दर्शाता है? कि अध्यापक है नीतिपरक या पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, या सही दृष्टिकोण वाला है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, जब शिक्षक यह समझता है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो वह उसके लिंग पक्षपात के व्यवहार को दर्शाता है, स्त्री पुरुष के मध्य असमानता के अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। लड़कियां भी जो है
वो गणित में अच्छा कर सकती हैं और हर चीज़ में अच्छा कर सकती हैं। तो यह दर्शाता है एक लिंग पक्षपात को। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किस प्रकार ये दो रिक्त स्थान दिए हैं अनुरूप बदलना है। बच्चे व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, या परिवेश परिवार, या बच्चे परिवेश। बताइए दोस्तों। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें जो है विभिन्न क्षमताओं वाले बालक होते हैं। हर तरीके के बालक होते हैं, उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, वह समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के हिसाब से बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के हिसाब से बदलना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा आपको, आप लोगों के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर बालक की बात की जाती है तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। अगर हम व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलेंगे तो निश्चित रूप से जो है बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा और उसकी बहुत सारी जो है जो विकास होगा उसका, वो हर दिशा में होगा, सर्वांगीण विकास होगा। दोस्तों समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो संपूर्ण व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप समायोजित करना ही है। तो यहाँ पे विकल्प भी सही हो जाएगा। सीटेट के पेपर में कभी कभी आप करते क्या हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है और जल्दबाजी में प्रश्न को बिना समझे हुए आप उसको टिक कर देते हैं और वहाँ से आप वो अंक गंवा बैठते हैं। तो प्रश्नों को बहुत सही तरीके से आपको समझना है, उसके बाद आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की। रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। उस समय अध्यापक की क्या भूमिका होती है? दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे मॉरिसन, उन्होंने बताया था कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों निश्चित रूप से शिक्षक बच्चों में ज्ञान की रचना तथा अर्थ निर्माण की क्षमता में सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपने कितने प्रश्न वास्तव में सही किए हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्मसात क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है इसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक उपेक्षाएं। तो दोस्तों कोहलबर्ग का सिद्धांत और वायटस्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत आप अगर सर्च करेंगे तो जो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसमें जाकर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होता क्या है, आप लोग जैसे ही कोहलबर्ग का नाम सुनते हैं, वायटस्की का नाम सुनते हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको याद आ जाती है। जैसे वायटस्की का सुना तो आपको समयफस्त वाला याद आ गया, कोहलबर्ग का सुना तो कुछ याद आ गया, जीन पियाजे का सुना तो पूर्व संक्रामित अवस्था याद आ गई। तो इसमें क्या होता है कि आप जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं। यदि आपने सिद्धांत को सही से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आंसर आप तुरंत निकाल लेंगे। दोस्तों कोहलबर्ग का सिद्धांत आप लोग मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो अंतर्निहित संभावित दंड होगा, क्योंकि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें क्या था, अभी आज्ञा पालन और
जो है ये बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया था। और दूसरा था परंपरागत स्तर, इसमें जो है अधिकार वगैरह को शामिल किया था। और तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये नैतिक स्तर के तीन तीन तरह के नैतिक स्तर उन्होंने बताए थे, जिसमें से विकल्प सही हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना और कलन विधि या एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे द्वारा अभ्यास के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, और जब यह स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित रूप से अधिगम कहलाता है। अधिगम का वीडियो आपको मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में मिलेगा, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया हुआ है। यदि एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से अधिगम के बारे में कहीं भी आपको किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा, और जैसे ही अधिगम का प्रश्न आएगा आप तुरंत उसको हल कर पाएंगे। शिक्षार्थियों की अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे एक ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए शिक्षक को जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य के अनुसार और अपनी जो उनकी जिज्ञासा है उसके अनुसार सीख सकें। तो विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते रहते हैं। बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जो डी ऑप्शन है इसको देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पे गलत होगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते। विकास और अधिगम की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। बताइए। आकलन। दोस्तों, आकलन करने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो आप शिक्षण के दौरान जो है बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं या कोई पजल ऐसी दे सकते हैं, आपके शिक्षण में ही वो अंतर्निहित होनी चाहिए और उससे आप जो है आकलन कर सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। ये कई बार प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है। सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा चिंतन है? तो दोस्तों, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्नताओं के साथ ही समस्या का हल खोजता है तथा व्यक्ति उन समाधानों की अच्छाई तथा उपयोगिता के संबंध में निर्णय ले लेता है। अपसारी चिंतन बालक में क्रिएटिविटी के गुणों का जो है वृद्धि करती हैं और अभिसारी चिंतन के अंतर्गत समस्या समाधान की परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? अपसारी चिंतन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देख लीजिएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायोगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं।
बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, जो वैगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसमें उन्होंने बताया था कि बालक के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है और बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो बड़े होते हैं उनमें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपने बच्चों को देखा होगा, जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, 2 वर्ष से ऊपर निकलते हैं, जब उनमें भाषा का विकास होने लगता है तब उनके अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति पैदा होती है और वो तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए। आपके घर में यदि कोई भी बच्चा होगा तो निश्चित रूप से वो जिज्ञासु होगा। उसको दुनिया की सारी चीज़ें जाननी है और वो उसके प्रश्नों का जवाब आप दे नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा उसके पास प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, या बच्चों की त्रुटियां उन्हें सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं, या फिर बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। दोस्तों, निश्चित रूप से ये दोनों विकल्प गलत हैं और विकल्प जो बी है वो यहाँ पे सही है। बच्चों की त्रुटियां उन्हें उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा धोखे से लैंप या घर की लालटेन को छू लेता है तो उसको एहसास हो जाता है कि इसमें जो है कुछ जल रहा है और ये गर्म है जिससे मेरा हाथ जल जाएगा। तो निश्चित रूप से बच्चा त्रुटि करके सीख लेता है और समझ जाता है कि हमें अब दोबारा लैंप को या लालटेन को नहीं छूना है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी आपको स्वीकृत सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उसका पालन ना करें उन्हें दंड दे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। निश्चित रूप से कड़े नियम नहीं बनाने चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के बालकों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प जो सबसे सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता का कारण है। मूल्यों की विभिन्नता का, अभिक्षमता का, अधिगम शैली या परावर्तकता स्तर का? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक जो बालक है वो अलग अलग तरीके से सीखता है, आप सभी जानते हैं। उनकी जो अधिगम की शैली होती है वो अलग होती है। कोई अकेले पढ़ना पसंद करता है, कोई मोबाइल पे वीडियो देख के पढ़ना पसंद करता है, कोई समूह में पसंद करता है, कोई डिस्कशन चाहता है। तो हर व्यक्ति की, हर बालक की अलग अलग शैली होती है कि वो अधिगम को किस तरीके से सीखे। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प सी।
चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाओं में व्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बताइए दोस्तों, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। बताइए दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति का अभिप्राय है वो है जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कौन सा कथन है? ठीक है, यहाँ पे हैट नहीं है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। या फिर जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। यानी कि जो जनसंचार माध्यम है वो सामाजिकरण में एक भूमिका निभा रहा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही है? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? दोस्तों, बच्चे विविध विधियों से सीखते हैं। पहली बात, इस कारण उनकी आनुवंशिक भिन्नता, अनुभव, परिवेश तथा व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है। बच्चे पर्यावरण से भी सीखते हैं। वे जिस परिस्थिति में रहते हैं वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सत्य नहीं है कि केवल बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। बच्चे हर समय, हर जगह, हर कहीं सीखते हैं क्योंकि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग होना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करने, उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करनी चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अभिप्रेरित किया जाना चाहिए अपने लक्ष्य को निर्धारित पाने के लिए। शिक्षक एक माध्यम होना चाहिए कि बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार उसको अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। थोड़ा सा ब्लर है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। सामाजिकरण का जो प्रमुख कारण है, यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा कि ये प्रश्न जो है बाल केंद्रित है। तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा कि जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वो बालक के सामाजिकरण का सबसे प्रमुख
कारक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे प्रश्न इस चैनल पर मिलने वाले हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बताइए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। जैसे एक जो शिक्षण होता है मनोविज्ञान में, टोली शिक्षण, आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की होगी तो पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जिससे एक दूसरे को परस्पर बच्चे सीखते हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको सीटेट में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सब कहीं मिलेगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चों का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या डिस्प्रेक्सिया? बताइए दोस्तों। पठन विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ से जो ये विकार हैं, यहाँ से एक नंबर का प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का टीटी एग्ज़ाम दे रहे हों या सुपर टीटी एग्ज़ाम दे रहे हों, यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जो विकार हैं उनको भी आप पढ़ते रहें और निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अंत में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको PDF मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वहाँ पर शिक्षा से जगत से जुड़ी हुई सारी खबरें मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लगभग 1000 लाइक्स आप इस पर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि कितने आपने इसमें से सही किए हैं, जिससे आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।